अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज हो या तहरीक इंसाफ, हुकूमत से बाहर तमाम सियासी जमातें वज़ीर आज़म पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाजी जलसे और आजकल रैलियाँ करती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान ने तो गुज़श्ता इंतखाबात का बॉयकॉट करने वाली APDM में शामिल जो जमातें थीं उनसे राब्ते का भी अब ऐलान कर दिया है। गो जरदारी गो या गो गिलानी गो तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा? ओपोजिशन जमातें अवामी पज़राई हासिल करना चाहती हैं या फिर वाकई हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए संजीदा है? ये वो सवालात हैं जिन पर मुल्क भर में गर्मा गर्म बहसें इस वक्त जारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 12 मई को एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है और मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च का जवाब भी लॉन्ग मार्च से ही देने का ऐलान किया है। लगता है कि हालात को सिर्फ सियासत पर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जो असल अवामी मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जो खबर है उस पर हम बात करेंगे कि पिछले 4 सालों के दौरान 1000 की जो कीमत थी वो अब 600 रुपये रह गई है। एक गरीब आदमी जो अपना पेट भरना चाहता है, कपड़े चाहता है, अपने सर पर छत चाहता है, उसको ये सब कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसको नहीं पता कि जो पाकिस्तान में रुपए की कदर है ये क्यों कम होती जा रही है और उसका आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होगा, और वो आम हालात में इन तमाम जो सारी सिचुएशन पैदा कर दी जाती है गरीब आदमी के लिए, इसका मुकाबला कैसे करेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। समी साहब और काजी साहब से भी हम खबरें लेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले काजी साहब से खबरें लेते हैं कि उनके पास आज की क्या खबर है। शाजिया, एक तो ये जो एफेड्रिन स्कैम था, ये भी अब इसके भी इंटरनेशनल लगता है इसकी डायमेंशंस होंगी, एक आलमी जहत होगी, क्योंकि जो आलमी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया है और वियना में हमारी एम्बेसी से उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने बताया कि हुजूर ये जो आपने एक्सेसिव मंगाई है ये जो एफेड्रिन है ये ईरान में स्मगल की गई है। और एक और बड़ी रिपोर्ट में हैरान हुआ देख के कि इसमें जो एक गोली बनती है एक्सटीसी की जिसे कहते हैं, उसकी कीमत पाकिस्तान में 15,000 रुपये। मैंने गौर से देखा कि मैं एक सिफर ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा, रिपोर्ट को मैंने दोबारा पढ़ा और अभी मेरे सामने पड़ी है। तो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम बनता नज़र आता है और इसमें आलमी तौर पर भी वो आ रहे हैं और वो प्रोब करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं उन लोगों से। 18 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके नाम ECL पे देने के लिए रिक्वेस्ट की है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने, मगर अभी तक उनको नहीं, हमारी एग्जीक्यूटिव जो है समी साहब, उन्होंने उनको नहीं किया। तो ये आने वाले दिनों में एक और कहानी सामने आएगी और इसमें देखेंगे क्या होता है। और सेकेंडली उसामा की कहानी अब जा नहीं रही। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ ना कुछ नया आ जाता है, अब नए पेपर्स निकाल दिए उन्होंने। फॉर सम रीज़न दे वांट टू कीप उसामा अलाइव, के जिंदा रहे हमारे खबरों में। इसके बारे में एक शख्स है एरिक मार्गलेस, जो बड़ा एक नोन और कहा जाता है इंटेग्रिटी वाला कॉलमिस्ट है, जो थोड़े से वेस्ट में है, जो कभी वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी लिख लेते हैं, अमेरिका के एस्टेब्लिश। तो उन्होंने कहा हजूर बात ये, एक तो वो एक रिटायर्ड ज़िंदगी बसर कर रहा था, कोई अब उसको ताल्लुक नहीं था, आइसोलेटेड था और उसको उन्होंने मारा। और मारने के ज़मन में उसने एक और बात की, उसने कहा कि मेरे कई सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि वो ना तो किसी टार्चर के ज़रिए इंफॉर्मेशन उगलवाई गई थी, बल्कि वो ख़रीदी गई थी और बहुत भारी रिश्वत दे के उस तक पहुंचा गया था। और दूसरी बात उसने अहम की कि क्यों जिंदा रखना चाहते हैं इसे, इतना बड़ा मिलिट्री बिल्टअप जो है। अब अलकायदा के बारे में उसने पेनेटा का बयान किया है कोर्ट कि 20 आदमी कुल रह गए हैं अलकायदा के इस वक्त अफगानिस्तान में, और जब ये अपनी हाइट पे थी तो 300 लोग थे और ये पेशावर में बनी थी और उसामा बिन लादेन ने नहीं बनाई थी, ये शेख अब्दुल्ला अज़ाम ने बनाई थी और 1980s में बनी थी, जो अफ़गान इनकलाब को कुचलने के लिए। तो ये सारी बातें उसके सामने लेके आया और ये जो इसको ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। एक और बड़ी अहम खबर, लाहौर में मनशियात के पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 13,000 लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं और उसमें मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा कि बाद वालिदैन रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। एक वालिद कह रहा है कि मेरा एक अखलौता बच्चा है और उससे ये लग गई है। और पुलिस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो कि अखबार में छपी है और हवाला पुलिस रिपोर्ट का दिया गया कि इसमें पुलिस की कनाइवत शामिल है। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है लाहौर में काम कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और राजनपुर में फिर एक जुल्म की दास्तान, कुछ बच्चियों को छेड़ने पे मना करने पे फिर वही जो फ्यूडल ईगो है वो सामने आई, उन्होंने उनके कपड़े फाड़े, उनकी तस्दील की। मगर बात क्या है, ये जुर्म तो करते हैं
मगर जुर्म के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और वही ज़ोरदस्त और ज़ेरदस्त वाला जो मामला है, इन खबरों पे आज बात करें। सही, समी साहब। शाजिया, पहले तो जो आलमी मंजरनामा है उस पर नज़र डालते हैं। यूरोप से जो खबरें आई हैं, वहाँ पर फ्रांसियो होलांद फ्रांस के सदर मुंतखब हो गए हैं, और यूनान से जो इलेक्शंस वहाँ पर भी थे, वहाँ पर भी लोगों ने जो हुक्मरान पार्टी थी उसको शिकस्त दी है। इसका मतलब गोया ये हुआ कि जो एक कैंपेन चल रही थी जर्मनी की एंजेला मर्केल, जिसको लीड कर रही थी कि इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए ऑस्टेरिटी यानी बजट्स में कट लगाए जाएं, लोगों ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। और जो ये उम्मीदवार जो जीते हैं वहाँ पर, वो उस ऑस्टेरिटी कैंपेन के खिलाफ थे, और उनका ये कहना था कि इंसेंटिव, ग्रोथ इंसेंटिव चाहिए ऑस्टेरिटी के साथ साथ। दूसरी जानिब अमेरिका में सदर ओबामा ने अब अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है ओहायो में, लेकिन इस दफ़ा उनका जो इंतखाबी स्लोगन था वो उम्मीद और तब्दीली की बजाय मूव फॉरवर्ड, अच्छा, यानी आगे बढ़ो। वो तस्लीम उन्होंने कर लिया काई साहब कि शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कल रवाना हो रहे हैं बरतानिया के दौरे पर, और जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है दोनों ममालिक के दरमियान, उसका पहला राउंड होगा। लेकिन जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए वहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरों का बंदोबस्त किया है, क्योंकि वो इनको वज़ीर-ए-आज़म मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। जी। जो एडहाक जजेस की नॉमिनेशन है उस पर लग ये रहा है कि अदलिया और इंतज़ामिया में एक नई महाजराई शुरू हो रही है, क्योंकि जो लॉयर्स एसोसिएशंस हैं, जिनमें तमाम बड़ी बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने यहाँ पर लाहौर में इजलास किया और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि ये जुडिशल कमीशन एडहाक जजेस की तकर्री ना करे, क्योंकि ये आइन की रूह के मनाफी है। इसके अलावा एक खबर डोंगा बोंगा से आई है काई साहब, जैसे आपने जुल्म की बात की है, एक बाप ने वहाँ पर अपने 5 साला बच्चे को करंट लगाकर इसलिए मार दिया कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और फिर पुलिस ने उस बाप को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा एक और ख़बर है जिसका मैं जिक्र करूँगा, बात करूँगा, जिस पर वो आई है सुखे की से। वहाँ पर काई साहब एक देहात है वलगन सुखियाँ, वहाँ पर जो बासर अफराद हैं वो गरीब आदमियों, गरीब ख़ानदानों के बच्चे बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं। उनको अपने यहाँ सिर्फ मुलाजमत के लिए रखना चाहते हैं, और अगर किसी ने कोशिश की तालीम की तो उसको उन्हीं के घरों में कैद कर देते हैं। अच्छा। इसके हवाले से 2 बहनों का ख़ास तौर पर तज़किरा करूँगा। समीना एक FA की तालबा है, और दूसरी सोनिया जो 9वीं जमात की, वो स्कूल गई तो उनको वहाँ के जो बासर अफराद हैं उन्होंने उनके घरों में कैद कर दिया। इसके अलावा एक अंधा आदमी है, उसकी बेटी को भी ज़बरदस्ती उन्होंने अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा हुआ है। तो उस इलाके के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला और चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि हजूर, अगर आप लोगों के पास आपकी सियासत से कुछ वक्त बच जाए तो हमारे मसाइल पर भी कुछ तवज्जो दें, हमें इसे नहीं चाहिए। जी, हम भी आज इसी पर बात करने वाले हैं। यही वो मसाइल हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, आजकल हमारे यहाँ हर सियासी जमात जो है वो एहतजाजी जलसों और तहरीकों में मनसूफ है। काजी साहब, आपको कोई जमात इसमें, अपोजिशन जमात ख़ास तौर पर, कोई इसमें आपको मुत्तहद नज़र आती हैं? वज़ीर-ए-आज़म को जब से सज़ा हुई है उन्हें घर भेजने के हवाले से, ऐसे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सब लोग मिलकर। जाहिर है वो हर पार्टी का एक जो है पावर में आना उसका राइट होता है, इसी के लिए वो स्ट्रगल भी करते हैं। मगर इसमें देखने का मामला यह कि जो आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, गिलानी साहब के जाने या ठहर जाने पर मोबिलाइज करना तो चलें, ये एक हिस्सा होना चाहिए ना मूवमेंट का। बात यह है कि एजेंडा क्या है, प्रोग्राम क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। हाँ। कल हमारे हफीज शेख साहब ने कहा कि जी बहुत अच्छी मैशत है, ये जो सुन रहे थे हम 3-4 दिनों से, उनका कल परसों बयान इस वीकेंड पे आया कि बड़ी कहाँ भी मैशत अच्छी। बाजार में जाके जरा एक आदमी जब टमाटर खरीदता है ना तो उसे पता चल जाता है इस मुल्क की मैशत कैसी है। तो न जाने उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा, शायद उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये इशूज़ नहीं है जो 80-85% लोगों के। हमारा क्राइसिस क्या, और अभी समी साहब बात भी करेंगे, ये जो पार्टीज वेस्ट में भी क्राइसिस क्या आ गया डेमोक्रेसी का, कि नहीं रही जुड़त अवाम से। अब ये जरदारी साहब बैठे रहे, जरदारी साहब चले जाएं, भाई ये कब तक बेचेंगे आप? गुर्बत जाएगी या नहीं जाएगी, बेरोजगारी जाएगी या नहीं जाएगी? ये समी साहब, ये बच्चों को लोग बंद कर रहे हैं कि भाई तुमको तालीम नहीं देते, ये यहाँ की रियासत का हाल है और ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर। आजकल बात हो रही है, अब बात ये मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर आप मुझसे टेक लीजिएगा। बात ये है कि कोई एक भी स्लोगन भी ऐसा नहीं दे रही है, इनके प्रोग्रामात में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आखिर हमारा इतना बड़ा बजट डेफिसिट आ रहा है, ये 1 जून को हमारा बजट आ रहा है इस दफा, इसमें हमारी शायद तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट होगा, इसे कैसे पूरा करेंगे? इसमें कोई बात है? टैक्सेस लगाएंगे अमीरों पे या नहीं लगाएंगे? इस पे गरीबों पे जो बोझ है उसे कम करेंगे? नहीं, जरदारी साहब चले जाएं, फलां साहब आ जाएं, ये आना जाना टार्जन की, जाना और टार्जन की वापसी चल रही है। समी साहब,
देखिए, ये जो आपने अपनी जो दूसरी आपकी खबर थी मैं सुन रहा था, जिसमें आपने कहा कि जो 1000 रुपए का नोट है अब वो 600 कुछ रुपए को, कुछ कहते हैं 690, कुछ कहते हैं 680, इतने का रहेगा। यानी आज से 4 साल कबल जो आप जितनी चीज़ें आप 700 तकरीबन पौने 700 रुपए में ख़रीद सकते थे, अब वो 1000 रुपए में आती हैं। उसकी वैल्यू इतनी कम होगी। इससे आप देखें कि लोगों पर कितनी ज़्यादा महंगाई है और कितना उन पर क्राइसिस है। लेकिन इस वक्त जो एहतजाजी सियासत है उसका महवर लोगों के मसाइल नहीं है, उसका महवर गुर्बत मिटाना या कोई ऐसा मंशूर पेश करना नहीं है, ऐसा प्रोग्राम पेश करना नहीं है। शख्सियात के गिर्द हमारी इस वक्त सियासत घूम रही है, लॉन्ग मार्च के गिर्द सियासत घूम रही है कि हमने उसको लेके जाना है, उसको लेके आना है। जब तक आप पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई मंशूर पेश नहीं करेंगे, लोगों का इस प्रोसेस पर एतमाद जो है वो कम होता जाएगा, जो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और कई सब सियासतदानों को इस बात पर देखना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए। और अभी ये जो मौजूदा एहतजाजी है, यानी एहतजाजी सियासत है, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम इस्लामाबाद के खिलाफ एहतजाज करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने 12 मई को जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वहाँ पर एक जलसे का ऐलान कर दिया कि जी तकरीबन 10 लाख अफराद आएंगे और हम रायवंड की जानिब मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए मार्च करेंगे? आपकी बात में अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की जब आप अपनी ओपनिंग खबरें बता रहे थे कि जी वो कह रहे हैं, आप तफसील से बाद में बात कीजिएगा कि टू मूव ऑन, आगे चले, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ी आपने अहम बात पॉइंट आउट कर दी जिसकी वजाहत ज़रूरी है। जब आप तारीख को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकते, इंसानी समाज जिन मसाइल में मुब्तला है उसका एक का भी हल नहीं दे सकते, तो आप कहते हैं मूव फारवर्ड थ्रू दीज सो कॉल्ड मीनिंगलेस लॉन्ग मार्चेज हों जो ये कर रहे हैं, बेमानी लॉन्ग मार्चेज हों या कुछ और हो। जब आप कोई अहम और बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकते तो फिर आप खेलते कैसे हैं? मुकदमात पे, ये छोटी छोटी मेमों पे आप खेलेंगे, ये चला जाए वो आज उस पे खेलेंगे। भाई कंक्रीट प्रोग्राम, ये क्राइसिस यहाँ का नहीं है। अभी आप जब बात करेंगे तो मैं इस पर अपना टेक दूंगा। पूरी दुनिया के यूनान में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए वो बड़े दिलचस्प देखने वाले हैं। तो ये शायद वजह है कि अच्छा, इमरान खान ने जो APDM की जमातों से दोबारा राब्तों का ऐलान किया है, मुस्लिम लीग नवाज भी तो उसका हिस्सा थी। शुरू में मुस्लिम लीग नवाज उसका हिस्सा थी। जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स नजर आ रही है वो तो कल उन्होंने ये कहा कि हम अदलिया के साथ उसकी पुष्टपनाही के लिए हम निकल आए हैं और हम तमाम जमातों से राब्ता करेंगे। वो भी जो सारा जो एहतजाज था वो को अवामी मसाइल के हल के लिए नहीं था, वो भी सारा ये था, वो जो मैं उनकी लैंग्वेज कल सुन रहा था। देखिए, एक इसमें दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं कायद साहब, हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर लोग अपने मसाइल का हल कैसे करते हैं। फ्रांस में 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, तकरीबन 28 लाख लोग जो हैं वो उनके बेरोज़गार हैं, उसकी इंडस्ट्री तबाह होगी। लेकिन किसी ने, जो सरकोजी थे उनके खिलाफ कोई उनको हटाने के लिए एहतजाजी मूवमेंट नहीं चलाई, लोगों ने इंतजार किया और वोट ने अपना मैंडेट दिया। आज वहां पे देखें फ्रांसियो ओलैंद, जो बेसिकली जो एक सबसे बड़ी मूव थी यूरोप की, जिसमें अंजेला मर्केल के साथ ये कहा गया कि जी ऑस्टेरिटी की जाए, बजट्स में कट किए जाएं ताकि जो बजट डेफिसिट है, जो बजट का जो खसारा है उसको पूरा किया जाए। और इंसेंटिव की बात नहीं की गई कि ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, नई मुलाजमतों की बात नहीं की गई। लोगों ने उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया थ्रू इलेक्शन। तो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ भी 4 साल हो गए, जो मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि हुकूमत ने कुछ अगर डिलीवर नहीं किया, लोगों को वो नापसंद है, तो इख्तियार इसका लोगों के पास होना चाहिए कि जब ये इलेक्शन आएंगे उसमें वो अपना मैंडेट देंगे और जिस पार्टी को वो चाहेंगे वो बरसेकदार आ जाएगी। लेकिन ये जो इस तरीके की मंजरकशी करके, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके उस प्रोसेस से आप एतमाद खत्म करें और सबको करप्ट करार दे दें और ये कहें कि जनाब ये तो मसाइल का हल ही तलाश नहीं कर सकते, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है लोगों से, मेरा नहीं ख्याल ये एक मुनासिब बात है। दुनिया में तरक्की जहां पर हुई है वहीं पर हुई है जहां आवाम डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स थे और सियासी जमातें वहां पर गवर्न कर रही थी। एक कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से, कामरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान। मैं बात कर रही हूँ डिपार्टमेंट के बारे में, पंजाब के बारे में। जी जी। यहाँ पे एक साहब हैं जो सर आम पैसे ले रहे हैं और मैंने उनके खिलाफ एफिडेविट भी सबमिट किया था सेक्रेटरी हेल्थ को विद विटनेसेस कि इस बंदे ने लोगों की मौजूदगी में मुझसे पैसे लिए हैं और एक हायर अथॉरिटी के नाम पे लिए हैं। आप कहते हैं तो मैं उसका नाम भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप ऐसा करें कि आप हमें ईमेल के जरिए सब बता दें, क्योंकि वो साहब यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे अपने इल्जामात का जवाब देने के लिए, इसलिए। लेकिन आपका जो मामला है आप हमें ईमेल करें, जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करके इस पे हम पूरी खबर देंगे। गवर्नमेंट यही कह रही है कि हम साफ कर रहे हैं, मेरिट पे काम करें। गुड गवर्नेंस कहाँ पे गुड गवर्नेंस है कि एक बंदे को 2 साल से वो सिर्फ पैसों की वजह से
सही, बहुत शुक्रिया पंजाब ने। कामरान, आप ऐसा करें प्लीज, आप हमें ईमेल कर दें जितनी भी डिटेल है, हमें उसमें देख के तो फिर अपने प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। समी साहब, एक और अहम खबर हमें आज डिस्कस करनी है, तो इन्हें अदालत की तो हम बात करें, सजा, जिसकी सजा के बाद जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है एहतजाजी जलसे, जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास आज होने जा रहा है, आपकी ये खबर भी इसमें शामिल है, बड़ी अहम खबर। जो एक ये गुज़श्ता 6-7 दिनों से कायद साहब ये मामला चल रहा है, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस के लिए हमें मजीद जजेस की ज़रूरत है और हम 2 एडहॉक जज और एक एक्टिंग जज लेंगे। उस पर जो वकला तंजीमें हैं, 5 मई को उनका यहाँ लाहौर में इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, सब ने ये कहा कि हम इसको रद्द करते हैं। एडहॉक जजेस जो हैं उनका तकर्रुर अल जिहाद ट्रस्ट केस में फैसला आ चुका है और हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे। और मेरी अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये मामला एक दफ़ा सेटल हो गया, क्योंकि जब एडहॉक जज आता है तो उसके साथ मैनिपुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। और जब एक आज़ाद अदलिया और हम देख रहे हैं कि एग्जेक्टिव के खिलाफ भी बड़े खुलकर फैसले आ रहे हैं, तो इस मौके पर कायद साहब एडहॉक जजेस रखना या उसकी बात करना, और फिर उसके बाद जब तमाम जो लॉयर्स एसोसिएशन है वो इसको रिजेक्ट कर चुकी हूँ, मेरा ख्याल है कि इस पर नजरसानी करनी चाहिए। पड़ी जाए, जिस तरह की आप वज़ीर आज़म साहब की हेयरिंग करनी है, अपील का फैसला, तो फिर उसके लिए जजेस कैसे पूरे किए? उसके लिए मुस्तकिल जजेस रख लें ना। देखिए, एडहॉक जजेस जो हैं वो उनके साथ मैनिपुलेशन करना आसान है। आप एक तो मुस्तकिल जज रखें, और दूसरा, अगर आप किसी भी अदालत से, सूबे की अदालत से किसी जज को ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आप उसमें सीनियरिटी रखें। यानी इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो ये वाजे कर दिया रूल कि सीनियरिटी जो है उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन जब जजेस जो हैं हाई कोर्ट से उनका मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का, तो अगर अपना कोई पसंदीदा चीफ जस्टिस कहीं पे है तो उसको नहीं हटाया जाता। पंजाब से भी ये किया जा रहा है कि उमर बंदयाल को ऊपर लाने की बात की जा रही है, जबकि जो चीफ जस्टिस हैं उनको यहीं पर रखने की बात की जा रही है। कामरान से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। कामरान, एडहॉक जजेस, आज अहम जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर वकला तंजीमें हैं, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये इनमें इख्तलाफ पाया जाता है और इस पर वकला तंजीमें एहतजाज भी करेंगी, बड़ी मुखालिफत देखने में आएगी। जी शाजिया, आपने सही कहा, अगरचे आइन में प्रोविजन तो मौजूद है, आर्टिकल 81 और 82 ये इजाज़त देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी मरहले पर अजाफी जजों की ज़रूरत हो सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस एडहॉक जजेस का तकर्रुर भी कर सकते हैं और किसी को कायम मकाम जज भी उसकी तकर्री जो है वो की जा सकती है। लेकिन बार का जो एहतजाज है वो यकीनन आड़े आएगा इन तकर्रियों के। इसको अभी समी साहब ने भी जिक्र किया कि इससे पहले भी जब आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट थी, उस वक्त भी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जब रिटायर हुए तो उनको एडहॉक के तौर पर चीफ जस्टिस ने तकर्री की सिफारिश करना चाहिए थी। उनका नाम जुडिशल कमीशन में फ्लोट भी हुआ था, लेकिन बार की शदीद मुखालफत के बाद वो नामजदगी जो थी वो वापस ले ली गई थी। इसी तरह से ये जो सीनियरिटी वाला मामला था, आपको याद होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया और जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को सीनियरिटी से हट के सुप्रीम कोर्ट में तकरीरी उनकी सिफारिश की गई, तो उस मौके पर भी एक एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान एक बहरान खड़ा हो गया था। फिर वजीर आजम एक डिनर में शरीक हुए और उसके बाद फिर ये मामला सेटल हुए। अच्छा कामरान, एक सवाल का जवाब दे दे, अगर एडहॉक जजेस की मुखालिफत इस बार भी बहुत ज्यादा सामने आती है, जिस तरह जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की बारी आई थी और उनको नहीं रखा गया था, तो अगर ये एडहॉक जजेस इस बार नहीं रखे जाते और वज़ीर आज़म की अपील के लिए जो 9 रुकनी बेंच बनाना है, अगर एडहॉक जजेस नहीं रखे जाते तो वो बेंच कैसे पूरा होगा? देखिए शादिया, 9 जज इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि ये जिनसे ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी वजूहात हैं। जस्टिस मियां शाकिरुल्लाह जान चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं कायम मकाम, इसलिए ये इस मामले में फरीक हैं वजीर आजम की अपील में। जाहिर है उनका अगर वो केस वहां जाएगा तो वो उस पर फैसला देंगे। नहीं, ये तो आपने कामरान ये आ चुकी है इतला, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एडहॉक जजेस आइन के जो आर्टिकल्स डील करते हैं उसमें ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि सदर की अप्रूवल, तो जो एडहॉक जजेस और एक्टिंग जजेस का मामला है उस पर आप क्या समझते हैं, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि क्या जो एग्जेक्टिव है कोई ऐसा उनका प्लान है कि वो इनको रोकने की कोशिश करेंगे इस तरीके से जहां फाइनल अप्रूवल जो अथॉरिटी है? जी समी साहब, ये आपने अच्छी बात की। जो नॉर्मली जो मुस्तकिल जजों की जो सिफारिश की जाती है तो उसका तो तरीकाकार ये है, जुडिशल कमीशन से निकल के मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है।
लेकिन जहां एडहॉक जजों का मामला होगा वहां पर जुडिशियल कमीशन से पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाएगी ये सिफारिश, बल्कि बराह रास्त सदर को जाएगी। और इससे पहले जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के मामले पे ये हो चुका है कि सदर मुमलिकत ने उनकी जो नामजदगी थी, यही बार की जो रिजर्वेशन थी उसको सामने रखते हुए उसको रोक लिया था, उसको विदहोल्ड कर लिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इस किस्म की शायद कोई सूरत हाल जो है वो इस मौके पर भी सामने आ जाए। अब देखना यह है कि बार का प्रेशर किस हद तक जुडिशियल कमीशन पर असरअंदाज होता है। वही बात जी, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। कि एक जो है ना काजी साहब, एक नई महाजराई हो गई है अब अदलिया में और एग्जेक्टिव के दरमियान। इसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि एडहॉक जजेस की तकर्री की सदर साहब मंजूरी देंगे। ऐड करूंगा कि ये नई नहीं है, अब ये महाजराई बड़ी पुरानी हो गई है, बड़े तंग आ गए हम लोग इस महाजराई से। रोज़ एक नई महाजराई, एक पुरानी महाजराई को पॉलिश करके हम फिर ले आते हैं। इस तरह मतलब मेरा तो यही नुक्ता है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब का लंदन जा रहे हैं, वहाँ पर जो अपोजिशन जमाते हैं वो उनके साथ क्या सलूक करने वाली हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे और आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदी कॉलर हमारे साथ मनान इंग्लैंड से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मनान जी, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ और जो है ना नमाज पढ़ के यहाँ, क्योंकि फजर की नमाज का वक्त है, तो जो आप डिस्कस करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं जॉब पे होता हूँ और आपके जो प्रोग्राम सुनता हूँ तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं ना जी। तो सबसे पहले ये वजीर आजम के इशू पे बात करूंगा कि ये वजीर आजम साहबान जो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करके ये बरतानिया पे आ रहे हैं, तो कोई भी मंथ यूके में इस तरह का नहीं गुजरता कि हमारे मुल्क की जो भी बैड सुर्खी हो ना इनके न्यूज़पेपर पे ना लगे। ठीक है जी। तो गोरों को तो सिर्फ मौका चाहिए होता है कि किसी भी तरह, चाहे वो मुस्लिम सऊदी अरब का हो, चाहे वो मुस्लिम ईरान का हो, चाहे वो मुस्लिम अमेरिका का हो, तो बस उनका एक पेशा बन गया है कि अपने न्यूज़पेपर को किसी तरह वो मशहूरी के लिए ना कोई सुर्खी इस तरह की बनाई जाए जो पूरी वर्ल्ड में ना चले। ठीक है जी। और आपको कोई सवाल है तो मनान आप सवाल कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज सवाल कीजिए। ये मुल्क की जो है ना नुमाइंदगी करके यहाँ पे आए और बहुत शुक्रिया मनान, बहुत शुक्रिया। उनका सवाल वही है जो ब्रेक से जाने से कबल आपने जो मैंने भी आपसे अर्ज किया था कि कल वो जा रहे हैं वहाँ पर, स्ट्रेटेजिक डायलॉग है और उसका फोकस तो ये है कि आने वाले दिनों में जो हमारा जो उनके साथ जो ट्रेड है वो 2.5 बिलियन डॉलर तक हम उसको लेके जाना चाहते हैं आपस में, ये उनका फोकस है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वहाँ उनकी आमद के मौके पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। अच्छा, यहाँ से निकल के मुजाहरे एहतजाज यहाँ पर तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में मौखर कर दिया। पहले तो ये तारीख दे दी थी उन्होंने, फिर मंटर साहब से मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की और कहीं एक वो क्यानी साहब की भी स्टेटमेंट आई, तो उसके बाद वो वापस ले ली अपील। लेकिन फिर मीडिया में इतना ज़्यादा वही बात क्वेश्चन किया गया कि ये तो संजीदा ही नहीं है, तो फौरी तौर पर एक नया शेड्यूल दिया गया जिसमें जो दूसरे शहर हैं उनका जिक्र किया गया। अब पंजाब में नहीं चल रही अभी एहतजाजी तहरीक बड़ी, लेकिन वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने हदायत की है अपने मेंबरान को कि आप एहतजाज करें। अच्छा एहतजाज करना हक है उनका, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए हों तो एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन वो जो एक इस तरह का एहतजाज जिससे मुल्की बदनामी हो उससे नहीं। ये तो दुनिया में एक रवायत है, बुश थे या ओबामा जहाँ भी कहीं जाते हैं देर वेरी, अब खैर से ओबामा भी खास अनपॉपुलर है। 82% रेटिंग थी इनकी जब ये आए थे और ये तारीख में सबसे तेज़ी से रेटिंग करने वाले सदर बने हैं। तो जब जिस किस्म के ये इकदाम करते हैं लोग, फिर अपना इनको हम कुछ कह तो नहीं सकते, मुकदमा हम इन पर नहीं चला सकते। इम्यूनिटी हर जगह इन्हें हासिल है, जो मर्जी जुर्म कर लें इंसानियत के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, किसी के खिलाफ। हम उठ के जरा चीख लेते हैं तो चीख लेने दें। नहीं, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एहतजाज हक है, वो जरूर करें, लेकिन इस किस्म की कोई हरकत ना करें जिससे पाकिस्तान के लिए मजीद, जैसे वो कॉलर ने कहा कि मजीद वो जो गोरे बैठे हुए इंतजार में आप एक मजीद मौका दें, फिर एक बड़ी हेडलाइन लग जाए। मौका कैसे मिलता है? मौका ऐसे मिलता है कि जब सही या गलत खबर आ जाती है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे जो हैं वो किसी स्कैम के हवाले से उनका नाम आ गया। ठीक है जी। अब टोनी ब्लेयर हो या जो भी उनका आजकल है वो उनके नाम से जब
उनके खान होती है बातें, हम देखते रहते हैं, स्कैंडल्स आते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा कुछ स्कैंडल उनका कि जी ये जो कैंपेन फंड्स हैं वो खुदाई में कर ली उन्होंने। जब इस किस्म की ये रूलिंग क्लास इस तरह के जराइम करती है तो फिर वो खबरें बनाएंगे ना, इसकी वो तारीफ तो करेंगे नहीं। अभी आ जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अब जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी तो पीपल्स पार्टी के लोग जो है ना वो मुकाबले में आकर एहतजाज ना करें, कोई अगली सीन ना हो वहां पर जिससे मुल्क की बदनामी हो। मेरा मकसद सिर्फ ये था। आप बड़ा सही कह रहे हैं, अगली सीन तो जो है इससे ज्यादा क्या होना है, जो यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने लोगों को एक अगली सिचुएशन में फोर्स कर दिया। अब ये मैं बात कर रहा था शाजिया के ये जो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, हमने एक जनेवा में 1988 में एक मुआहिदा किया था, वियना कन्वेंशन के नाम से है, कि जिसका यही है कि ये जो रसद है या जो सप्लाई है इसकी इस तरह के सब्सटेंस की जिस तरह से वहाँ पे उन्हें ये पता चला है और बड़ी तशवीश का इज़हार किया और बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया। वियना में हमारी एम्बेसी से उन्होंने रब्ता किया है इस इंटरनेशनल बॉडी ने, और उन्होंने कहा जी हम आना चाहते हैं और हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से, हम इसे प्रोब करना चाहते हैं क्योंकि हम बाउंड हैं उनको ये बताने के लिए। तो मैं ये जो खबर है, अब ये जिस तरह इससे पहले एक शोर होगा था ना वो स्विस अकाउंट्स का, तो ये एक इंटरनेशनल डायमेंशन, एक आलमी जहत इसकी निकल आई है और वो आके खुद भी प्रोब करेंगे। और इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कितना महंगा है, ये एक्सटेसी जो दवाई है जो लोग एफिड्रिन्स के जरिए बनती है, जो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये जो है बड़ा अहम केमिकल है, इसे क्लास 1 केमिकल कहते हैं। तो इस हवाले से वो बात करेंगे। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि 15,000 रुपये की ये गोली बिकती है। फिर 2004 और 2009 के दरमियान जो हमारा कोटा था वो 13,000 kg रहा, उसके फ़ौरन बाद इसमें इतना बड़ा जंप आया, ये 22,000 kg हो गया। फिर इस पे उन्होंने ना अलग, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात और भी है कि ये जो कंपनियां बनाती हैं उन्होंने भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट को रब्ता करके अपनी तशवीश का इज़हार किया था कि ये जो आप इतनी ज़्यादा मंगवा रहे हैं ये क्या ये यानी इनके सामने था। इसके बाद जो ANF के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने उनका ये कहना था जी कि ये सारी तफसील सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और इसकी जो डेस्टिनेशन थी जो इस सब्सटेंस यानी ईरान, उसके बारे में बता रखा है। 18 लोगों के बारे में हमने ECL पे उनका नाम देने के लिए कह रखा है एग्जीक्यूटिव को, मगर वो नहीं कर रहे, तो अब वो आने वाले हैं। सवाल ये है शाजिया कि यहाँ कोई छोटा मोटा चोर पकड़ लेते हैं तो उस पर जिस किस्म की तफ्तीशी तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है आपको अंदाजा है ना। अब किसी बंदे ने साइन तो किया है भाई, वो सेक्रेटरी हेल्थ है या कोई भी है, उससे हम नहीं पूछ सकते ये किसने किया है, किसी का फोन आया था या नहीं आया था, या ऐसे भी घुमा दिया। अब ये घूमेगा नहीं, वो इसलिए कि इंटरनेशनल बॉडीज जो है टीम आ रही है वो इसमें आ गई हैं और उसमें बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं और भी बहुत सी इस हवाले से बातें हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से बनती है, मगर पाकिस्तान इस हवाले से वहाँ शह सुर्खियों में है। मनीषात के साथ दूसरी खबर भी बता दें जो लाहौर में आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका धंधा चल रहा है। रिपोर्ट आज ही आई है और इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में लाहौर में जो है 13,000 के करीब लोग जो हैं वो इस कारोबार से मुंसलिक हैं और पुलिस ने खुद एक रिपोर्ट तैयार की और जिसमें अपने इज्जत का इज़हार किया उन्होंने कि जनाब इसमें हम जहाँ छापा मारने जाते हैं पहले उनके इल्म में होता है वो सारा सामान लेके कहीं और हिजरत कर गए होते हैं। ये उसकी पुलिस की रिपोर्ट में। और दूसरी बात यह कि यूथ हमारे यहाँ एक पहले से ही यूथ का बड़ा इशू है, 65% यहाँ पे यूथ है, नौकरियां यहाँ हैं नहीं, 20-30 लाख जो नौजवान हैं वो हर साल जॉब की मंडी में जाते हैं। तो फिर मायूसियाँ और ये जो आपको लड़ाइयाँ झगड़े जिस तरह समी सब इशारा करते हैं, लड़की ने लड़के को मार दिया, लड़के ने लड़के, कोई क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है और लोग फारग बैठे हुए हैं, तो फिर इस वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और कुछ वालिदैन का टेक इस रिपोर्ट में शामिल किया गया जिसमें उन्होंने रो के बताया कि जनाब किसी का इकलौता बच्चा है वो इसमें शामिल हो गया है और इसमें वो बता रहे हैं कि 250 बड़ी मछलियाँ हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो इसको 13,000 तो वो लोग हैं जो कैरियर्स हो गए या नीचे नेटवर्क हो गया, 250 ऐसे लोग हैं और इसमें लिकर भी है, दीगर मनशियात भी हैं और ये सारे का सारा धंधा यहाँ पे चल रहा है और किसी की सरपरस्ती से डेफिनेटली। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इतना एग्जैक्ट फिगर्स है रिपोर्ट में कि 13,250, तो फिर यकीनन उनके नाम उसके नाम भी हैं। मैं वही कर रहा हूँ कि किस कदर ये काई साहब मैं वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने ये निशानदेही की है किस कदर अफसोसनाक है। एग्जैक्ट नामों का पता है, तादाद का पता है, लेकिन इसके बावजूद कोई एजेंसी, कोई हमारा इदारा हरकत में नहीं आ रहा और पेरेंट्स जो हैं वो रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैंने उसी बात की एफेड्रिन की भी बात की थी ना, उन सेक्रेटरी हेल्थ साहब का तो पता है ना, किसी के साइन तो हुए होंगे भाई, उनको किसी ने हाथ लगाया, लेकिन उसमें अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। तो लेट्स वेट कि क्या। एक कॉलर हमारे साथ हरिपुर से हाजिम शाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
सामिया इब्राहिम साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अभी ये डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स रिस्टोर हैं, कोई सियासी प्रिजनर इस मुल्क में नहीं है, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि सिर्फ अदलिया का ही सामने रख के जो है वो सारी मुल्क की सियासत की जा रही है, बजाय इससे कि अब आखिरी साल इलेक्शंस का जा रहा है, अपनी सियासी जमातें जो हैं वो अपना इलेक्शन मंशूर पेश करें, इकोनॉमिक्स पर बात करें, पॉलिटिक्स पर बात करें, खारजा अमूर पर बात करें। मैं पूछता हूँ नवाज शरीफ साहब से, इनकी खारजा अमूर अफगानिस्तान, रवांडा और यूरोप के बारे में, फॉर ईस्ट के बारे में और अमेरिकन लैटिन अमेरिका के बारे में पॉलिसी क्या है, मुझे बताएं जरा। इन्हें बताएं कि डेफिसिट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेक्स्ट बजट में आप बिजली को कैसे कंट्रोल करेंगे और प्राइस हाइक जो है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं एक आम बंदा हूँ, मैं आग शहरी हूँ, मुझे इन सवालात का जवाब चाहिए। आई डोंट केयर कि एडॉक जज आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और बड़े मजे की बात है, आजकल ये नून लीग वाले शायरी ऐसी करते हैं फैज अहमद फैज की, और फैज अहमद फैज जब इस मुल्क में जब शायरी कर रहा था, इब्तला का दौर था, तो उस पर पाबंदियां लगी हुई थी, उसे मुल्क बदर किया गया था, उसे पसे दीवार जिंदा डाला गया था, तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त पावर इंचार्ज जनरल ज़िया-उल हक के साथ कर रहे थे। इट इज सो रिडिकुलस समी कि आप बताएं लोगों को कि लोगों की यादाश्त इतनी भी अवकाश नहीं है। बहुत शुक्रिया आजम साहब, ये है लोगों के कंसर्न। कितनी जबरदस्त उन्होंने बात की है कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त अगर माजी को सामने रख के देखें ना, तो झूठ जो है वो सच बना हुआ है और सच को झूठ बना दिया गया। इस कदर कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की, तो कायद साहब आज सुबह ही मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इंडिया का एक डेलीगेशन आया हुआ है, मियाँ साहब ने कल उन्हें डिनर पर बुलाया और रात ये कह दिया कि वीज़ा रिजीम पाकिस्तान को ख़त्म कर देनी चाहिए। यानी इंडिया अगर मानता है, नहीं मानता, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको खुले वीज़े देते हैं, यानी हमें अगर पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हमसायों के साथ किस दोस्ती की बात कर रहे हैं। सियाचिन पर गए तो कह दिया वहां पर कि इंडिया फौजें वापस बुलाए ना बुलाए, हमें बुला लेनी चाहिए। यहां पर उनको खाना दिया, घर पे वो सामने आए तो कह दिया कि जनाब पाकिस्तानियों को वीज़ा मिले या ना मिले, इंडिया को वीज़ा दे देना चाहिए। ना जाने ये किस खारजा पॉलिसी की बात करें। और एक आखिरी कमेंट, उन्होंने बड़ी बात कही कि इस वक्त जो सियासत है वो उन चीज़ों पर हो रही है जो डायरेक्टली आम लोगों का वो मामला नहीं है। 1000 का नोट 700 रुपये में रह गया, लोगों को आटा चावल दाल मिल नहीं रहे, इलाज ना होने की वजह से लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। और वो कह रहे हैं, एक साहब कहते हैं कि मैं अदलिया की हमायत में करूंगा, दूसरा कहता है कि ये वजीर आजम साहब अब नहीं है, ये चले जाएं और मैं वजीर आजम बन जाऊं। ऐसे लोगों को, एक आखिरी कमेंट सर, ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अवाम, ऐसे सियासतदानों को इलेक्शन में वोट के जरिए उनको नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। उनको वो पनिशमेंट दे सकते हैं जो फ्रांस में सरकोजी को मिली और जो यूनान में उन लोगों को मिली जिन्होंने लोगों पर टैक्स ज्यादा लगाए थे। सरकोजी पे मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। सरकोजी हट गया वारदात करके, कुचल के, अपने मुल्क के सरमायादारों की हमायत करके, और आम को रिटायर हो जाएगा, बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे, उसको कोई कुचला नहीं गया। मगर एक जो बात इन्होंने की कि उस वक्त जब फैज़ अहमद फैज़ कैदोबंद की सोबतों में थे तो उस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब उनके साथ थे। खैर से प्राइम मिनिस्टर साहब भी कैबिनेट में थे ज़िया-उल हक साहब की। ये एक ही लोग हैं जो कभी मार्शल लॉ में सामने आ जाते हैं, कभी किसी में सामने। लेट्स नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन। जो रहमान मलिक साहब थे वो समी इब्राहिम साहब, वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहतरमा शफीका ज़िया-उल हक साहिबा के। तो ये मेरे ख्याल में एक ही लोग हैं हमारे साहब जो मेहरबान हैं, मिले हुए सारे। अच्छा, मैं एक जिक्र यहाँ पर कायद साहब, टाइम नहीं मिलता, हम बड़े बड़े वज़राए आज़म सदूर और वही सियासत की बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आरिफ वाला के नज़दीक डोंगा बोंगा का जो एक छोटा सा वहाँ पर देहात है, एक गरीब आदमी था बेरोज़गार, जिसका नाम ये मैंने लिखा है जावेद, और उसकी बीवी का नाम है यानी फातिमा। 5 साल का बच्चा था उसका, अहमद हसन, बीमार था। बीमारी क्या थी? पोलियो। उसने गुर्बत की वजह से अपने बच्चे को करंट लगा के मार दिया। वो इलाज नहीं करवा सकता था, पोलियो का इलाज भी नहीं हो सकता था, वो बड़ा तंग था। जो उस बच्चे की वैसे भी हालत ख़राब थी, जो हमें वहाँ से नुमाइंदों ने बताया, वो कुछ उसके पास पैसे नहीं थे, अपने बच्चे को करंट लगा के उसने मार दिया। पुलिस उसके वालिद को पकड़ के ले गई और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है, वो थाने में है, उसको नुमाइंदों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कायद साहब, मेरा ये सवाल है, जी, इस अहमद हसन की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये 5 साला बच्चा जो पता नहीं उसके क्या ख्वाब थे, पता नहीं उसकी वालदा के दिल पर क्या इस वक्त बीत रही है। ये सब कुछ जो हुआ, क्या हमारे हुक्मरान इसके जिम्मेदार नहीं है? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, इनकी सियासत, एहतजाजी सियासत का महवर वज़राए आज़म और अपना इक़्तिदार है। ये जो करोड़ों अवाम हैं, बोलने दीजिए मुझे कायद साहब, प्लीज़ टोकिएगा ना, ये जो करोड़ों अवाम हैं इस वक्त
सड़कों पर फिर रहे हैं, जिनके बच्चे, मैंने वो अहमद हसन की कहानी पढ़ी, काजी साहब मुझे अपना बच्चा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने रात ये कहानी पढ़ी, मैं सो नहीं सका। मुझे नहीं पता ये हुक्मरान कैसे सो जाते हैं, कैसे खा लेते हैं, कैसे इनके हंसते हुए चेहरे स्क्रीनों पर नजर आते हैं। इन अमवात का जिम्मेदार कौन है? कोई है आपके पास काजी साहब इसका जवाब? मैं ये अर्ज कर दूं, देखें, अब जब आप एक समाज चलाते हैं तो उस समाज को चलाने की एक किताब बनाते हैं, वो आइन होती है। उस आइन में आप इंश्योर करते हैं लोगों के राइट्स। इसमें ये आइन में जब हम बार बार कह चुके हैं कि ये आपके हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि एक डिसेंट ज़िंदगी दी जाए, इसमें तालीम, सेहत, ये सारी सहूलतें दी जाए। अब बात क्या है, 0.8% भी आप हेल्थ पे खर्च नहीं करते, आप जंग पे खर्च करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उधर से फरमान आ गया कि आपने जंग करनी है। अब जब आप पॉलिसियां अपने अवाम के मफाद में नहीं बनाते, भले आप जमहूरियत हों और भले आप वर्दी वाले हों, तो फिर आपकी आबादियां सफ़र करती हैं। और पूरी दुनिया में अभी आपने जो खबरें बताई हैं, आज क्या हुआ यूनान में, उठा के परे फेंक दी। काजी साहब एक सेकंड यूनान पे रुकिए जरा, अभी यूनान पे ना जाइए, मुझे पाकिस्तान में रहने दीजिए। आपने कानून की बात की, कानून के रखवालों ने उसके बाप को जाके गिरफ्तार कर लिया कि उसने अपने बच्चे को करंट दे के मारा। पाकिस्तान के कानून में ये जुर्म है। आप आइन की बात कर रहे हैं। इस मुल्क के शहरियों को एक डिसेंट जिंदगी फराहम करना क्या यहाँ के हुक्मरानों का कानूनी फर्ज नहीं? अगर वो अपना कानून अदा नहीं कर रहे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? 30 सेकंड की और सजा दे दें। यही है ना, उनको 30 सेकंड की और दे दें भाई। अच्छा, ये तो एक मैंने अलमिया आपको सुनाया। दूसरा सुन लीजिए, सुखेकी में जी एक छोटा सा देहात है, वलगन सुखिया। वहां पर जो बड़े लोग हैं, वो वहां के जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को तालीम की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बच्चा या बच्ची स्कूल में चला जाता है तो उसको मारते हैं, उसको पकड़कर उसके घर में कैद कर देते हैं। या वहां के लोगों की बच्चियां अपने उनके घरों में जाकर मुलाजमत करती हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। उन लोगों ने, काजी साहब, उन लोगों ने अपील की है चीफ जस्टिस से, वजीर आजम से और वजीर आला पंजाब से कि हजूर अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी बड़ी एहतजाजी तहरीकें हैं, आपके बड़े मसाइल हैं, अगर कुछ टाइम बच जाए तो हमारे लिए भी उसको टाइम को निकालें। हमारी बच्चियों को स्कूल जाने की इजाजत चाहिए। ये है अलमिया काजी साहब पाकिस्तान। एक कॉलर है इसी पर हमारे साथ, हाफिजाबाद से कमर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कमर, मैं कमर निजामी अर्ज कर रहा हूँ हुरनाबाद से। जी जी, कि मैं वजीर आजम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जनाब वजीर आजम साहब लंदन जा रहे हैं, जो कि 80 लोगों को भी साथ सुना है लेकर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पहले ही 11 खरब कितने नोट छाप चुका है। क्या ये बोझ, क्या पाकिस्तान के मुल्क पे बोझ नहीं पड़ेगा? अब वजीर आजम क्या भीख मांगने के लिए जा रहे हैं या अपना वो कोई और पैगाम लेकर जा रहे हैं? क्या ये पैगाम लेकर जा रहे हैं वजीर आजम साहब वहाँ पे? बहुत शुक्रिया कमर। एक्सपेंसिव जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा, हमारे इतने जो है उनके वज़रा जो बड़ी दूसरी तीसरी चौथी बड़ी ताकत होते हैं मुल्क, उनके भी जब सदूर या उनके प्राइम मिनिस्टर सफ़र करते हैं तो वो नहीं होता जो हम एक सही पॉइंट आउट उन्होंने किया। सही, आपने जो 2 खबरें बताई, इन खबरों के बाद दिल नहीं चाह रहा कुछ डिस्कस किया जाए, सुखे की वाली खबर और जो डोंगा बोंगा वाली खबर थी, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि और ख़बरों से फुर्सत नहीं मिलती है। हमें नुमाइंदे भी चुनने हैं। आप देखें डेरा गाजी खान में कल आज इलेक्शन हो रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन। इसी भी हमारे साथ हैं शरीफ जो अपना शाजिया, आप बेशतर इसके कि आप उनके पास जाएँ। ये बात सही है कि ये ऐसी खबरें हैं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जिसके बाहर कोई दिल नहीं डिस्कस करने को। लेकिन काजी साहब, मैं यहाँ पर एक बात हमेशा कहता हूँ और फिर कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के अवाम से, हम भी पाकिस्तान के अवाम हैं, उन्हीं का हिस्सा है, कि ये जो सारी इस वक्त आपका एंगर है, इसको बचा के रखें, इस गुस्से को बचा के रखें। इलेक्शन वाले दिन इसका इजहार करें। जिन लोगों ने आज आपके बच्चों को, काजी साहब ये ऑप्शन नहीं है सर, नहीं है ऑप्शन सर, इलेक्शन वाले तंग आ चुके हैं। तो फिर क्या आप बताएं? आप मुझे बताएं। अच्छा मुझे बता दें, आपकी पार्टी बता दें, उसको हम वोट दे देते हैं। सवेरे मैं भी काम छोड़ के ये शुरू कर लेता हूँ। किसको लाएं यार? मैं ये कहता हूँ कि पार्टियों के अंदर जो लोग हैं, गांव में हालत ये है कि 2 रसागिरों में से 2 एक खड़े समी साहब, पार्टियों के अंदर लोग ना आपने चुने हैं, जो उनके लीडर हैं, कायदीन हैं, उन्होंने लोगों को खड़े करना है ना। कर रहा हूँ कि ये जो एंगर है, इस एंगर को अगर वो इस्तेमाल करें पहले अपनी पार्टियों के अंदर और एक रेजिस्टेंस करें कि जो गलत उम्मीदवार है उनको पार्टी लीडरशिप टिकट ना दे, और फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन इन लोगों के खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता। कल वो बच्ची को उन्होंने नंगा करके वहां पे मारा, ये इन जोर वालों के खिलाफ, तो इनके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ेगा?
बात यह है कि यहाँ पूरे एक निज़ाम बदलने की जरूरत है, जिसमें आप कैसे बदलेंगे निजाम का साहब? क्या मार्शल लगा के बदलेंगे? कौन कह तो फिर बता देना, बताएं कैसे बदलेंगे? जरदारी साहब भी नहीं बदलेंगे, गिलानी साहब भी नहीं बदलेंगे, आपकी ये रूलिंग एलीट नहीं, ये अवाम बदलेंगे, लेकिन वोट का एक नया निजाम वजह करके, कैसे निजाम बता दें, जिसमें 5, 7, 10 करोड़ रुपए की जरूरत ना हो इलेक्शन के लिए। आपकी मैं बताता हूं 80% लोगों का आमदनी का मिजानिया है यहाँ पे लेस देन $1 और लेस देन $2। $2 कितने बनते हैं? $250 रुपया, $150 रुपया वो कमाते हैं एक दिन में, और आप कहते हो इलेक्शन लड़। नहीं तो क्या हुआ मुल्तान में? यार देखो, हारा एक गरीब पीपल्स पार्टी का वर्कर जीता, और एक बड़ा कैसे जीता ये भी सबको पता है। मुस्लिम लीग नून ने गलत बंदा खड़ा किया, लोगों ने हरा दिया। तो बस ऐसे आप क्या बात कर रहे हैं? 40,000 लोग वोट देने नहीं आए। लोगों का एतमाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। पूरे 2,500 MP है यहाँ पे, उसमें से एक इलेक्ट हो गया। प्रैक्टिकल बात करें, को प्रैक्टिकल बात करें यार, आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं समी साहब। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि ये कौन खड़ा हो सकता है, और दूसरी तरफ कहते हैं निजाम बदल दें। कैसे बदलेंगे? आप चाहते हैं कि लोग जो है वो कैसे बदलेंगे? शरीफ जोया हमारे साथ है मुल्तान से। शरीफ जोया, आज जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं डेरा गाजी खान में, कौन कौन से उम्मीदवार मध्य मुकाबले, क्या माहौल देख रहे हैं? वोटिंग शुरू हो चुकी? जी बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो चुकी है। और जब अभी समी साहब और जो बात हो रही थी कि नए चेहरे आएंगे, नया निज़ाम आएगा, तो यहाँ पे आपको बता देंगे डीजी खान में 2 हलकों में जो है वो इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, पोलिंग का अमल जारी है। और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 2 ख़ानदानों के दरमियान ये 2 सीटों का जो मुकाबला है। जो शहर की सीट है PP 243, वहाँ पर जुल्फ़कार अली खोसा के जो साहबजादे हैं हसामुद्दीन खोसा, उनका मुकाबला है। जबकि मोहसिन लगारी की जो खाली की हुई सीट है PP 245, वहाँ पर काफ लीग के जो उम्मीदवार हैं उन खान मोहम्मद लगारी, उनके दरमियान जो है वो मुकाबला है। तो बुनियादी तौर पर नज़र यही आ रहा है कि शहर वाली सीट पे जो है वो खोसा ख़ानदान के जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, और जो PP 245 है वहाँ पर जो लगारी ख़ानदान है उनकी जो सीट है वो वहाँ जीत जाएंगे। लेकिन जो भी आप क्या देख रहे हैं, लोगों की तादाद कितनी देख रहे हैं जो वोटिंग के लिए आ रही है? अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ 12 वोट कास्ट किए गए हैं 1500 में से। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटे में सिर्फ 12 वोट कास्ट हुए हैं। तो टर्नआउट ये उम्मीद की जा रही है कि 20 से 22% जो है वो यहाँ पर टर्नआउट रहेगा। कुछ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर तो अभी ये भी सूरत हाल है कि वहाँ पर अभी पोलिंग अमला और पोलिंग एजेंट नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो रुका हुआ है। इस तरह सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम हैं। ट्राइबल एरिया है जहाँ पर जो PP 245 में है, वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। ओवरऑल पूरे इलेक्शन को पूरा अमन रहने के लिए जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पर शायद कोई नया चेहरा आज अवाम अपनी तब्दीली का जो उनका पास ताकत है शायद वो इसका इस्तेमाल करें और यहाँ पर शायद कोई तब्दीली आ जाए। बहुत शुक्रिया शरीफ जोया। लोगों को चाहिए कि वो वोट बिल्कुल ना दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बात कर चुकी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि जिसमें एक शिक रखने की बात की जा रही है कि अगर टर्न आउट इतना नहीं होगा तो वो इलेक्शन कालअदम करार दे दिए जाएंगे। वो कह रहे हैं 12% मुल्तान में हुआ था। तो मैं ये कर रहा हूं और लेजिस्लेचर को हम क्या बताएं? अवाम ने इलेक्शन में 12% वोट डाले आखिरी इलेक्शन में। ये मुल्तान वाला है, बनाए ना कानून, क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह यह है कि ये 12% की मैनिपुलेशन से ही ये ऊपर आते हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहरहाल काजी साहब, मैं आपसे सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में इतना ही अर्ज करूंगा कि ये जो एंगर है जो लोगों के दिलों में, वही तब्दीली का बायस बन सकता है। आप बात सही कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं उससे ऐसा एक कंफ्यूजन का एक मैसेज जाता है कि शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल सियासी मकाम नहीं है। आप एक ऐसे आइडियल निजाम की बात करते हैं जो कभी आने वाला नहीं है। आप कोई वर्डिक्ट ना दें, वो जो स्क्रीन से उधर बैठे हुए हैं ना, लेट देम डिसाइड कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या सही कह रहा है। बहुत खूबसूरत बात की, इसका फैसला आवाम को बिल्कुल। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। जाते जाते एक ही बात कि अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। अगर आप तब्दीली की बात करते हैं तो तब्दीली सिर्फ आप लोगों ने ही लेकर आनी है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।